दोस्तों नमस्कार। खबर चक्र केसी में आपका पुनः स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनोद डोभाल बिन्नी। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के बाद अब केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की बारी है। सत्ता पक्ष भाजपा और विपक्ष कांग्रेस की जोरदार तैयारी है। कौन किस पर भारी है, आजकल राजनीतिक पंडितों से लेकर आम जनता के बीच में ये चर्चा का विषय बना हुआ है और मीडिया लगातार इसे टटोलने का प्रयास कर रही है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी से किसे प्रत्याशी बनाया जा सकता है, कांग्रेस से किसे प्रत्याशी बनाया जा सकता है, निर्दलीय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कितनी चुनौती दे पाएंगे, आज हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइएगा। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अपने सुझाव भी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर भेजें। दोस्तों, उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हेतु तारीख का ऐलान हो चुका है। 22 से 29 अक्टूबर तक नामांकन होंगे। 4 नवंबर तक नामांकन वापसी की अंतिम तिथि रखी गई है। 20 नवंबर को मतदान होंगे, जबकि 23 नवंबर को मतगणना होगी। अक्टूबर के आखिरी दिनों और नवंबर में केदार घाटी में एक अलग ही माहौल देखने को मिलने वाला है। बड़े बड़े नेता और मंत्रियों के दौरे केदार घाटी में होने वाले हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है, किसे अपना समर्थन देती है, जनता के अधिक वोट किस पक्ष को पड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को काफ़ी गंभीरता से ले रही है, वहीं कांग्रेस भी हर हाल में इस चुनाव को जीतना चाहती है। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 5 मंडलों में भारतीय जनता पार्टी ने 5 मंत्रियों को तैनात किया हुआ है। उन्हें जिम्मेदारी दी हुई है, वहां की जमीनी हकीकत को जानने और समझने के लिए कहा है। वहां पर प्रत्याशी के रूप में कौन मजबूत हो सकता है, कौन भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला सकता है, इन सभी बातों का जायजा लेने के लिए 5 मंत्री वहां पे तैनात हैं। वे लगातार जनता से संपर्क कर रहे हैं। इन 5 मंत्रियों में सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्य, सतपाल महाराज, गणेश जोशी और सुबोध उनियाल शामिल हैं। वहीं कांग्रेस भी केदारनाथ में अपनी पूरी ताकत लगाना चाहती है और इस चुनाव को हर हाल में जीतना चाहती है। कांग्रेस ने भी पहले 2 पर्यवेक्षक बनाए थे ताकि केदारनाथ की जमीनी हकीकत को समझा जा सके। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जनता का मन क्या है, कांग्रेस किसे अपना प्रत्याशी बनाए, किस पर दांव खेले, यह जानने का प्रयास कांग्रेस द्वारा भी निरंतर किया जा रहा है। और अब कांग्रेस ने वरिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में गणेश गोदियाल को भी नामित कर दिया है, वहां की जिम्मेदारी दे दी है। और साथ में लखपत सिंह बुटोला भी इस भूमिका में है, जो बद्रीनाथ से नवनिर्वाचित विधायक हैं और बद्रीनाथ केदारनाथ से ही लगा हुआ क्षेत्र है। और कहीं ना कहीं ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि जिस प्रकार से बद्रीनाथ की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास जताया है, लखपत सिंह बुटोला को जिताया है, उसी प्रकार से अब केदारनाथ की जनता को भी कांग्रेस पर एक बार दांव जरूर खेलना चाहिए, कांग्रेस को जरूर जिताना चाहिए। पूर्व में कांग्रेस ने 2 पर्यवेक्षक बनाए थे, जिसमें भुवन कापड़ी जो खटीमा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, खटीमा विधानसभा सीट पर उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हराया था। साथ ही साथ वो विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष भी हैं, जबकि झबरेड़ा से विधायक वीरेंद्र जती भी पर्यवेक्षक हैं। तो कुल मिलाकर के गणेश गोदियाल मुख्य वरिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेंगे, जबकि उनके सहयोग में लखपत सिंह बुटोला, भुवन कापड़ी और वीरेंद्र जती भी लगातार जमीनी हकीकत को जानने का प्रयास करेंगे, टटोलने का प्रयास करेंगे और ये देखेंगे कि कांग्रेस के लिए सबसे मजबूत प्रत्याशी कौन हो सकता है, किसे मैदान में उतारा जाएगा। गणेश गोदियाल के पर्यवेक्षक बनने के बाद जब मीडिया ने उनसे इस बारे में पूछा तो गणेश गोदियाल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन पार्टी को ये एहसास महसूस हुआ कि गणेश गोदियाल को वहां पर काम पे लगाना चाहिए, तो उसमें बीजेपी के पेट में क्या दर्द हो रहा है। जो केदारनाथ में होने वाला उपचुनाव है उसकी इसी तरह प्रतीक्षा कर रहे थे जैसे साल भर से लोग दिवाली की प्रतीक्षा करते हैं। तो हमारे लिए त्योहार जैसा है, हम सब लोग उल्लासित हैं, हम सब में वो उल्लास भरा हुआ है और हम बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव के परिणाम की पुनरावृत्ति केदारनाथ में करेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा गणेश गोदियाल किस प्रकार से केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए उत्साहित हैं और काफी आत्मविश्वास में नजर आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस सीट पर कोई गलती नहीं दोहराना चाहते हैं,
क्योंकि जिस प्रकार से बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के दौरान कांग्रेस से रिजाइन देकर के राजेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी ने राजेंद्र भंडारी को प्रत्याशी बनाया, जिस कारण से बीजेपी के बीच में कुछ मतभेद जरूर बने होंगे और बद्रीनाथ में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं मंगलौर में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में विधायक रह चुके, उत्तर प्रदेश में विधायक रह चुके करतार सिंह भडाना को प्रत्याशी बनाया और उन्हें कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन से हार का सामना करना पड़ा। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से कोई गलती नहीं दोहराना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के दौरान 5 लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि उसके बाद जो उपचुनाव हुए थे विधानसभा के बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर, उसमें हार का सामना करना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव जीत करके हार का बदला लेना चाहती है। वहीं कांग्रेस भी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव जीत करके जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। तो देखना होगा कि ये मुकाबला किस प्रकार से आगे बढ़ता है, किस तरह से समीकरण चेंज होते हैं, जनता किसके पक्ष में रहती है और कौन केदारनाथ का अगला विधायक बनेगा। क्या वो भारतीय जनता पार्टी का होगा या फिर कांग्रेस का होगा। फिलहाल चर्चा चल रही है कि टिकट किसे मिलेगा और मुद्दे क्या हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी एक तरफ लगातार अपनी उपलब्धियों को गिनाती हुई नजर आती है और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई घोषणाएं की है, कई योजनाओं का शिलान्यास किया है और ये मैसेज देने का प्रयास किया है कि केदारनाथ में भारतीय जनता पार्टी निरंतर विकास करेगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक इमोशनल कार्ड भी खेला और यह भी कहा कि जब तक केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से कोई विधायक निर्वाचित नहीं होता है तब तक मैं स्वयं यहाँ पर विधायक के रूप में कार्य करूँगा। तो कहीं ना कहीं केदारनाथ विधानसभा सीट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की साख से जुड़ी हुई है और हर हाल में केदारनाथ विधानसभा सीट को जीतना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाती हुई आई है कि आपदा के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ की सुध नहीं ली, साथ ही साथ यात्रा डाइवर्ट का आरोप लगाया और केदारनाथ में जिस प्रकार से सोना घोटाला सामने आया उसमें गणेश गोदयाल ने जिस प्रकार से मोर्चा संभाला, लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड की धामी सरकार पर निशाना साधा, कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। इसके अलावा जिस प्रकार से दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट जो बनाया जा रहा था, जिसके स्थापना कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गए, शामिल हुए और गणेश गोदयाल ने ये आरोप भी लगाया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ से शिला लेकर के दिल्ली के बुराड़ी में गए, जहां पर केदारनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट बनाया जा रहा था। और इसी के खिलाफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा के नेतृत्व में केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकाली गई और ये संदेश दिया गया कि केदारनाथ को बचाने का समय आ चुका है। तो देखना होगा कि दोनों पार्टियों की तरफ से जो जोर आजमाइश चल रही है, एक दूसरे पर जो निशाने साधे जा रहे हैं और जनता को अपने पक्ष में करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो इमोशनल रूप हो, चाहे वो आध्यात्मिक रूप हो, धार्मिक रूप हो या फिर आपदा से जुड़ा हुआ हो, लोगों के संपत्ति से जुड़ा हुआ हो। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी के रूप में यदि देखा जाए तो आशा नौटियाल है जो भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। वहीं दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की पुत्री ऐश्वर्या रावत भी टिकट की दावेदारी कर रही है। कर्नल अजय कोठियाल जो 2022 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के अंतर्गत आम आदमी पार्टी के चेहरे थे, गंगोत्री विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़े थे और कई बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तीखे हमले भी किए थे। लेकिन ये राजनीति है और राजनीति में पल पल माहौल बदलता है, पल पल पक्ष बदलते हैं और आजकल की राजनीति में जिस प्रकार से दल बदल की राजनीति चल रही है तो उसे देखते हुए ये स्वाभाविक है। और कर्नल कोठियाल भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। और वहीं कुलदीप रावत जो 2022 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे और बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका रहा था, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नाक में दम करके उन्होंने रखा था, अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और केदारनाथ से भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से यदि देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से हरक सिंह रावत लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के द्वारा उन्हें प्रत्याशी बनाया जाए। वहीं
केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में मनोज रावत की जिस प्रकार से पकड़ है, जिस प्रकार से वो कार्य करते हैं, तो मनोज रावत कांग्रेस की तरफ से टिकट के मुख्य दावेदार हैं, जबकि कुंवर सजवाण भी जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो भी दावेदारी पेश कर रहे हैं कि टिकट कांग्रेस से उन्हें मिले, कांग्रेस से उन्हें प्रत्याशी बनाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से यदि हम देखें, जो सबसे मजबूत पक्ष जिसका है, जिसे प्रत्याशी बनाया जा सकता है, उसमें यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आशा नौटियाल सबसे आगे हैं, क्योंकि आशा नौटियाल जिस प्रकार से लगातार क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। वहीं ऐश्वर्या रावत भी टिकट की दावेदार हो सकती है, उन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है, क्योंकि केदारनाथ में जो जनता है और जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष वाले जितने भी वोटर हैं, उनका भी कहना है कि शैला रानी रावत के जो अधूरे कार्य थे वो कार्य पूरे होने चाहिए, और यदि ये मौका उनकी बेटी को मिले, ऐश्वर्या रावत को मिले, तो ये बहुत अच्छा होगा और ऐश्वर्या रावत को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का भी ये रिकॉर्ड रहा है, संप्रति वोट के लिए ऐश्वर्या रावत को भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। कर्नल कोठियाल टिकट की रेस में जरूर हैं, लेकिन कर्नल कोठियाल को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टिकट देना, उन्हें प्रत्याशी बनाना मुश्किल लग रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी चौंकाते हुए कुलदीप रावत को भी प्रत्याशी बना सकती है। लेकिन जिसकी सबसे अधिक संभावना है जिन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है, उसमें आशा नौटियाल का नाम सबसे आगे है। और यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी लगातार मंथन कर रही है, हरक सिंह रावत लगातार प्रयास कर रहे हैं, कुंवर सजवाण भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, और मनोज रावत जिस प्रकार से केदारनाथ क्षेत्र में उनका एक माहौल है, जनता से कनेक्ट हैं, तो मनोज रावत भी टिकट की काफ़ी मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं। और जब से गणेश गोदियाल को वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं अब हरक सिंह रावत के चांस थोड़ा कम लग रहे हैं, और मनोज रावत को कांग्रेस प्रत्याशी बना सकती है, जिसकी सबसे अधिक संभावना है। तो ये मुकाबला कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से आशा नौटियाल और कांग्रेस से मनोज रावत के बीच में हो सकता है। गणेश गोदियाल कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व संभाल रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नेतृत्व संभाल रहे हैं। और जिन चेहरों के साथ चुनाव लड़ा जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा आशा नौटियाल हो सकती है और कांग्रेस का चेहरा मनोज रावत हो सकते हैं। तो देखना होगा कि किस प्रकार से किसे प्रत्याशी बनाया जाता है। आप भी कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपकी नज़र में कौन प्रत्याशी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से किसे प्रत्याशी बनाया जा सकता है। कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना अंदाज़ा, अपना आइडिया, अपना आकलन ज़रूर कीजिएगा। निर्दलीय प्रत्याशियों की यदि बात करें तो अभी जो पार्टियों से प्रत्याशी के रूप में टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, प्रत्याशी बनने के लिए लगातार पार्टी को मना रहे हैं, यदि उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो क्या पता वो निर्दलीय चुनाव लड़ें। और लोकार्पण न्यूज के संपादक त्रिभुवन चौहान भी केदारनाथ में भ्रमण कर रहे हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। तो देखना होगा त्रिभुवन चौहान किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सामने चुनौती पेश करते हैं और कैसा उनका प्रदर्शन रहता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। केदारनाथ में आपकी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस से किसे प्रत्याशी बनाया जा सकता है, कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।